नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये डिक्टेशन 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। दोस्तों, हम डेली डिक्टेशन अलग अलग स्पीड की डाल रहे हैं जिससे सभी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो हम सभी के लिए डिक्टेशन डालेंगे। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको कितनी स्पीड का डिक्टेशन चाहिए। अभी ये डिक्टेशन 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, जो 10 मिनट का है। दोस्तों, अगर आप अधिक से अधिक डिक्टेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। डिक्टेशन का PDF और आउटलाइन का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद शुरू करेंगे। महोदय, इस तरह पूरा पिरामिड बढ़ता जाएगा। यह विचार बड़ा स्पष्ट और सरल लगता है, परंतु जब इसे हमारे जैसे विशाल आकार, जनसंख्या और सामाजिक जटिलताओं वाले देश पर लागू किया जाता है तो इसे कार्यान्वित करना अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाता है। अब चूँकि प्रगति और वृद्धि के लिए वातावरण अधिक अनुकूल बन गया है, इसलिए अब संसाधनों का प्रश्न सामने आता है। टेक्नोलॉजी, गुणवत्ता, उत्पादकता और प्रतियोगिता के प्रश्न सामने आते हैं। इन प्रश्नों पर विचार करते समय हमें विदेशी कारकों की समस्या पर भी ध्यान रखना पड़ता है। इस संदर्भ में विदेश से निवेश और टेक्नोलॉजी अपने देश में आती रहे, यह प्रश्न प्रासंगिक बन जाता है। बाजार में प्रवेश मिलने का प्रश्न भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। हम एक अलग थलग द्वीप बनाकर नहीं रह सकते। हमें तो स्वयं को विश्व की प्रणाली के एक भाग के रूप में ही देखना चाहिए। इसी के साथ द्वीप का भी अस्तित्व बने रहना चाहिए और राष्ट्रीय हितों को भुलाया नहीं जा सकता। जिसे विश्वव्यापीकरण कहा जाता है, वह विश्व का एक भाग बनने का प्रयास मात्र है। इसके बाद ही हम शेष विश्व से यह आशा कर सकेंगे कि वह हमें हमारी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान करें। मुझे विश्वास है कि ऐसा करते समय विसम्मति की कोई आवाज़ नहीं होगी, किंतु इस विश्वव्यापीकरण महज उसी की खातिर नहीं कर रहे। यह तो विशिष्ट रूप से भारत के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, क्योंकि शून्य देकर केवल शून्य ही मिलता है। इसलिए हम अपना लक्ष्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम यह दिखा दें कि इससे देने वाले और लेने वाले दोनों का लाभ है। विश्व अर्थव्यवस्था आज अधिकांशतः बाजार की ताकतों के सहारे चल रही है, और यदि हम इन बातों को अनदेखा कर देंगे तो इससे हमें भी भारी हानि उठानी पड़ेगी। अपने प्रयासों में हमने इस वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयास किया है। विश्वव्यापीकरण से हम अभिभूत नहीं हैं, परंतु हम अपनी ओर से यथार्थ को समझने की पूरी चेष्टा करते हैं। कुछ आलोचकों ने यह कहा कि विदेशी निवेशकर्ता हमारी अर्थव्यवस्था पर छा जाएंगे। इस संबंध में मैं केवल यह कह सकता हूं कि अब तक यद्यपि हमारी नीतियों पर अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और विदेशी निवेश आकर्षित हुआ है, परंतु यह हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नितांत अपर्याप्त है। आपको देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे ऊपर कल विदेशी निवेशकों के छा जाने का खतरा लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ उपस्थित आप लोगों में आत्मविश्वास की भावना बड़ी प्रबल है, और यही इस प्रकार की आलोचनाओं का सही उत्तर है। मैं विदेशी निवेश के प्रस्तावों को 2 विशेषताओं को दोहराना चाहूँगा ताकि हर व्यक्ति इस बारे में आश्वस्त हो जाए। महोदय, कुछ लोग आज यह कहते देखे गए हैं कि राष्ट्रीय एकता अंग्रेजी के माध्यम से हो सकती है। कई लोगों की धारणा है कि अंग्रेजी निकाल दी जाए तो राष्ट्र टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति रुक जाएगी आदि। इससे बढ़कर भ्रामक विचार और कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अंग्रेजी की उपादेयता को नकार नहीं रहा, किंतु हर जगह उसका वर्चस्व हो, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। किसी देश की भाषा के साथ उस देश की संस्कृति, विचारधारा और मान्यताएं जुड़ी रहती हैं, और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भाषा ही सर्वसक्षम होती है। स्वतंत्रता को पूर्व राष्ट्रीय गौरव आम जनता को दृष्टि में रखकर किया जाता था। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है करोड़ों भारतीयों की एकता, और यह एकता हिंदी से ही लाई जा सकती है।
अंग्रेजी से नहीं। अंग्रेजी को बनाए रखने की नीति मानसिक दासता की द्योतक है। यदि हिंदी और भारतीय भाषाओं के विरुद्ध अंग्रेजी षड्यंत्र को विफल नहीं किया गया तो जनतंत्र एक मखौल बनकर रह जाएगा। हिंदी और भारतीय भाषाओं तो सहोदराएँ हैं, उनमें आपसी कोई विरोध नहीं। उनका विरोध और संघर्ष तो अंग्रेजी के साथ है। जिस दिन क्षेत्रीय भाषाएं अपने क्षेत्र के प्रशासन, न्याय, शिक्षा आदि में स्थापित हो जाएंगी, उसी दिन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के स्थापित हो जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। स्वैच्छिक हिंदी संस्थाएं अपने इस मूल उद्देश्य को कभी भी धूमिल होने न दें, क्योंकि हिंदी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में वे सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाइयां हैं। इस दृष्टि से मैसूर हिंदी प्रचार परिषद का यह कार्यक्रम श्लाघनीय है कि वह हिंदी के साथ कन्नड़ेतर जिज्ञासुओं के लिए कन्नड़ की प्रारंभिक और उच्च कक्षाएँ एवं परीक्षाएं चला रही है। अपनी दैनंदिनी में भी हिंदी के साथ साथ कन्नड़ में दिन और तिथियां दी हैं। इस तरह के छोटे किंतु दिन दिन के व्यवहार में राष्ट्रभाषा और क्षेत्रीय भाषा साथ साथ गलबहिया डालकर चले, इससे बढ़कर सुखद स्थिति और क्या हो सकती है। और प्रिय स्नातकों, आज का दिन आपका है और कल का दिन भी आपका ही होगा। विगत महीनों और वर्षों में आपने कठिन परिश्रम कर हिंदी रत्न अथवा हिंदी प्रशिक्षण की परीक्षाएं दी हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। आपकी दीक्षा पूरी हो चुकी है। अब आप समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो जाइए। भारतीय भाषा, संस्कृति, उनकी रक्षा, उनका संवर्धन आपके हाथों सौंप दिया गया है। आप दायित्व का निर्वाह कर सकें, जीवन में सफलता पाएं, यही शुभकामना है। जिन्होंने हिंदी प्रवेश, हिंदी उत्तमा की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, वे आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, यही आशा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं की विभिन्न परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अंत में इस गौरवपूर्ण समारोह में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मुझे खुशी है कि कृषि मंत्री एक क्रांतिकारी बिल लाए हैं, लेकिन दुख है कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं आया है। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने बड़ी हिम्मत से यह बिल पेश किया है, परंतु कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि जब तक वनों को हम बचाकर नहीं रखेंगे और ज़मीन पर कब्जा करने की लोगों की जो भूख है उसको नहीं रोकेंगे, तब तक हम वनों को नहीं बढ़ा सकेंगे। देश की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वह है बेरोज़गारी। उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है। आदिवासी लोगों को, गरीब और पिछड़े लोगों को वनों से ही रोज़गार मिलता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो 6 महीने वनों से ही फल फूल द्वारा भोजन करते हैं। मैं इस विषय में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा क्षेत्र अंडमान निकोबार है, जो बहुत हरा भरा है। वहाँ काफ़ी जंगल है, लेकिन उनको काटा जा रहा है। अगर इसको सही ढंग से रोकेंगे नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब वर्षा भी वहाँ नहीं होगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को इस विषय में जुलाई मास में एक पत्र लिखा था। उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जंगलों की कुछ व्यवस्था की जाए। इसके बाद एक समिति बनी जिसको वहाँ जाकर सारी चीज़ों को देखना था। उसकी सिफारिश के अनुसार वहाँ काम होना था। इस समिति को बने हुए 6-7 महीने हो गए हैं, लेकिन यह समिति आज तक वहाँ नहीं जा सकी है। झगड़ा क्या है? झगड़ा यह है कि कनिष्ठ अधिकारी को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे, उनके साथ कैसे जाएंगे। इस वास्ते यह जो चीज़ है इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए। हमारी जो अर्थनीति है वह वनों पर आधारित है। जो गरीब लोग हैं उनका गुजारा इन वनों से ही चलता है। जो इमारतें हैं वे लकड़ी की ही बनती हैं, ईंटें वहाँ नहीं बनती हैं। सीमेंट का वहाँ कोई कारखाना नहीं है, इधर से ही वहाँ सीमेंट जाता है। उससे सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता, तो वह लोगों को कैसे मिल सकता है। आज सारे देश में एक चर्चा चल रही है कि अंडमान में बहुत टिम्बर हैं, असम से टिम्बर नहीं आता है, क्योंकि वहीं से आ सकता है। इस वास्ते वहाँ पर भी इसका भाव बहुत ऊंचा हो गया है और वह असम से टिम्बर न आने की वजह से हुआ है। लकड़ी के दाम आज
इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि बेचारे गरीब लोगों को तो अपने घर बनाने में भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। विराम। दोस्तों 170 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन था। अगर आपसे एक बार में ना लिखा जाए तो आप बार बार इसका अभ्यास कीजिएगा, और बार बार अभ्यास करेंगे तभी आप अपनी स्पीड बना पाएंगे। तो अभ्यास करते रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक हमारे चैनल पर अगर वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।